गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इम्पैक्ट में। आज हम लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, भूगोल से रिलेटेड है, इनको समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को यहाँ हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी वन लाइनर पॉइंट के रूप में लिखे गए हैं। आप इनको पहले अच्छी तरह से सुनिए, शांति से सुनिए और समझिए, फिर इन सभी को पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर एक बार अच्छे से लेक्चर को सुनते हैं तो आपको ये सभी पॉइंट जो है अच्छे से याद हो जाएंगे और आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ये जो ज्योग्राफी से संबंधित जो टॉपिक हैं, ये मुख्यतः ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है पृथ्वी की गतियाँ, उससे रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें मैंने शुरुआत की है दो अवधारणाओं से। एक जो है पुरातन अवधारणा है जियोसेंट्रिक, ये अवधारणा सबसे पहले दी गई और इस अवधारणा में माना गया कि पूरी पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और जितने भी आकाशीय पिंड है, यहाँ तक कि जो दूसरे ग्रह हैं, जो सूर्य है, नक्षत्र है, तारे हैं, जो भी हैं, वो सभी जो हैं पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। यानी कि जियोसेंट्रिक अवधारणा में ये माना गया कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो कौन है, वो पृथ्वी है और पृथ्वी स्थिर है। बाकी सभी ग्रह उपग्रह तारे जो भी हैं वो सब पृथ्वी का चक्कर लगाती है। यह अवधारणा जो है ये टॉलमी के द्वारा दी गई। इस अवधारणा का खंडन किया गया हेलियोसेंट्रिक अवधारणा द्वारा। और ये अवधारणा जो है ये किसके द्वारा दी गई? यह अवधारणा जो है कोपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित की गई। इन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य स्थित है। पृथ्वी जो है वो चारों तरफ इसके चक्कर लगाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आधुनिक समय में ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को काफ़ी अधिक महत्व मिला कि ब्रह्मांड का जो सेंटर है, केंद्र है, वो सूर्य है और बाकी जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो सब इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये भी जान लीजिए कि सूर्य भी, इसमें कहा गया है कि सूर्य स्थिर है, लेकिन वास्तव में सूर्य भी स्थिर नहीं है। सूर्य भी आकाशगंगा का जो है वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये दो अवधारणा हो गई। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कोपरनिकस ने दिया, जियोसेंट्रिक अवधारणा टॉलमी ने दिया। फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप पृथ्वी को आप देखें, यहाँ पर पृथ्वी को देखें। पृथ्वी का ये वाला भाग जो है, ये ऊपरी जो भाग है ये उत्तरी ध्रुव है इसका, और जो ये नीचे वाला भाग है ये कोणीय बिंदु, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है पृथ्वी का अक्ष कहलाती है। अब समझ गए होंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है पृथ्वी का अक्ष कहलाती है। और इसी अक्ष के सहारे जो है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। याद रखेंगे, पृथ्वी की गति जो है पश्चिम से पूरब की ओर है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यही कारण है कि हमें सूरज जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई पड़ता है। अपेक्षित गति होती है। जैसे कि आप किसी बस में या ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन अगर पश्चिम की ओर जा रही है तो अगर आप सड़क को देखेंगे, पटरी को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वो जो है पूरब की ओर जा रही है, यानी कि अपेक्षित गति का एक आभास होता है। तो ठीक वैसे ही है, पृथ्वी की गति जो होती है वो किधर होती है? पश्चिम से पूरब की ओर, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जबकि इसी रफ्तार से जो अन्य आकाशीय पिंड है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ये हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, फिर से आ जाते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। तो पृथ्वी का अक्ष क्या है? तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग कहते हैं पृथ्वी का अक्ष। फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री के कोण से झुकी हुई है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण से झुकी हुई है। यानी कि पृथ्वी का जो ये अक्ष दिखाया गया है, ठीक है, तो पृथ्वी का घूर्णन इसके प्रति ना होकर यहाँ से 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हुए, अब तो यहाँ पर लाइन मैं खींच नहीं सकता, मेरे पास वे ऐप नहीं है, तो 23.5 डिग्री का आप कर्व इसको मान लीजिए कि टेढ़ा मान लीजिए कि 23.5 डिग्री के कोण से ये झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है, और इसी के सहारे जो है ये चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के साथ कितना झुकाव है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी अपनी कक्षा, जिस तल में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ गति करती है, उस तल के साथ पृथ्वी का झुकाव जो है 66 डिग्री है। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप अच्छे से कंठस्थ करें, समझें कि पृथ्वी का जो अक्ष है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसके साथ पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। और पृथ्वी जिस तल में, जिस प्लेन में सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उस तल के साथ जो है पृथ्वी का झुकाव जो है 66 डिग्री है। अच्छा, अगर पूछा जाए, प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पहले तो नारंगी, नाशपाती ये सब बताया गया, लेकिन पृथ्वी की वास्तविक आकृति जो है वो भूआब है, जियोड के जैसी है। जियोइड इसको कहा जाता है या भूआब कहा जाता है। इसमें जो है बीच वाला भाग जो है थोड़ा सा फूला हुआ है और ऊपरी भाग जो है थोड़े से दबे हुए, ठीक है, दबे हुए हैं।
तो पृथ्वी की आकृति अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो भूभाग या जियोइड आप याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी में मुख्यतः दो तरह की गति होती है, एक घूर्णन गति है और एक परिभ्रमण गति है। घूर्णन गति और परिक्रमण गति, घूर्णन और परिभ्रमण दोनों एक ही बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी का जो भी अक्ष है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मैंने पहले ही बताया, इसको आप ध्यान से सुने कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, जो उसका अक्ष है, ठीक है, उस अक्ष के परितः 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और पृथ्वी को अपने अक्ष के परितः पूरा एक चक्कर लगाने में अपने अक्ष के चारों तरफ, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपने अक्ष के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, जिसको लगभग हम लोग 24 घंटे मान लेते हैं। तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे पर अपने अक्ष के चारों तरफ एक बार घूम जाती है, इसलिए दिन रात की जो कुल लंबाई है वो 24 घंटे होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ठीक उसी प्रकार से घूमती है जिस प्रकार से एक लट्टू जो है अपने कील के चारों तरफ घूमता है। तो ये वाली गति घूर्णन गति कहलाती है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग घूर्णन गति का प्रभाव क्या पड़ता है। तो घूर्णन गति के प्रभाव को अगर हम समझें तो सबसे पहले घूर्णन गति के वजह से ही दिन रात होता है। ठीक है, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ दिन होगा, और जो उसके अपोजिट साइड में होगा वहाँ रात होगी। फिर क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो जहाँ दिन है वो वाला भाग पीछे जाएगा और पीछे वाला भाग सामने आएगा, तो पुनः जहाँ रात थी वहाँ दिन हो जाएगा, जहाँ दिन थी वहाँ रात हो जाएगा। ठीक है, तो घूर्णन गति की वजह से ही दिन रात होते हैं। दूसरा है सूर्य, चंद्रमा वे अन्य आकाशीय पिंड हमें पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका भी मूल कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन गति। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही सूर्य, चंद्रमा, अन्य आकाशीय पिंड जो है वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं जो है पश्चिम से किधर घूमती है? पूर्व की ओर। तो अपेक्षिक गति के कारण हमें विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। फिर तीसरा प्रभाव अगर हम देखें तो घूर्णन गति के कारण हवाओं और धाराओं की दिशा बदल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हवाएं चलती हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, या जो जलधाराएं चलती हैं उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में, उनकी दिशा जो है बदल जाती है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं और धाराएं जो है वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं और धाराएं जो है अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? तो ये कोरियोलिस बल के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं। इसी बल की वजह से हवा और धाराओं की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बदल जाती है। एक और प्रभाव ये पड़ता है कि ज्वार भाटा पर प्रभाव भी पड़ता है घूर्णन गति का। जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं पृथ्वी के जल क्षेत्रों में, ज्वार भाटा जहाँ भी उत्पन्न होता है, ज्वार का मतलब क्या होता है? पानी का ऊपर उठना, और भाटा का मतलब उसका नीचे गिरना। तो ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है इस पर भी घूर्णन गति का प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये घूर्णन गति के बारे में मैंने बताया। अब आगे देखते हैं पृथ्वी की एक और गति है परिक्रमण गति। देखिए, घूर्णन गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर ही चारों तरफ घूमती है। परिक्रमण गति में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। कितनी स्पीड से? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड है। इस स्पीड से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यह परिक्रमण गति कहलाती है। इस गति से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख लेते हैं, ये एग्जैक्ट डाटा है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, ये लगभग जो है 365 दिन 6 घंटे के बराबर होता है। तो ये इसी कारण से पृथ्वी जितने समय में एक चक्कर लगाती है सूर्य का, उतने समय का 1 साल होता है धरती के ऊपर। तो पृथ्वी 365 दिन लगभग 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसमें 6 घंटा को हम छोड़ देते हैं तो 365 दिन में लगभग एक चक्कर लगाती है। अब फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो हर एक साल में 6 घंटा ये बढ़ते जाता है। तो 4 साल पर 6 चौका 24 घंटा हो जाते हैं, यानी कि एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। यही कारण है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद वर्ष में दिनों की संख्या जो है 365 से 1 बढ़ के 366 हो जाती है, और इसको हम लोग अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? इसका ये रीज़न है। परिक्रमण गति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स, परिक्रमण गति का प्रभाव पड़ता है कि दिन रात का छोटा बड़ा होना। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण गति के वजह से ही धरती के विभिन्न भागों पर दिन और रात जो है वो छोटा और बड़ा होता है। ठीक है, बराबर नहीं होता।
ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, ये परिक्रमण गति के कारण। एक्सप्लेन मैं करूँगा और आगे, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण किया जाता है परिक्रमण गति के आधार पर। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो विषुवत रेखा है, जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और परिक्रमण गति के वजह से ही जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहाँ 6 महीने का दिन और रात होता है। अगर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन हो रहा है तो उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का रात होगा, ठीक है। और अगर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो रही है तो उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। और 2 पॉइंट मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। 21 जून और 22 दिसंबर। फ्रेंड्स, 21 जून और 22 दिसंबर ये 2 ऐसे दिन हैं जिन दिनों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की लंबाई सबसे ज़्यादा अथवा सबसे कम होती है। जैसे 21 जून गर्मी का सीजन, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और इसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। अगर 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और इसी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है। ये पहले वाला मैंने जो लिखा है उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बस दिन के हिसाब से याद रखिए, दिन अगर बड़ा होगा तो रात अपने आप छोटी हो जाएगी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 मार्च 23 सितंबर ये दोनों विषुव की स्थिति है। विषुव का मतलब जब सूर्य के प्रकाश किरणें विषुवत रेखा पर एक समान रूप से पड़ती हैं तो ऐसे में दिन रात की लंबाई जो है वो बराबर होती है। और भी कुछ इनका एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में करूँगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।